हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही सही ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी कि हिस्ट्री के वे दो इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिनसे लगातार क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है विद्रोही और राजा, यानी कि 1857 1857 की रिवोल्ट के रिगार्डिंग जितने सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके सीयूईटी एग्जाम में बन सकते हैं, सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएँगे। दूसरा जो हम लोग करने वाले हैं वो औपनिवेशिक शहर, यानी कि औपनिवेशिक शहरों में अंग्रेज़ जब हमारे पास आए या हम जब किसी के उपनिवेश बने, तो उस समय क्या-क्या शहर विकसित हुए, उन शहरों का क्या महत्व था, किन शहरों पे क्या-क्या स्पेशल चीज़ें थी, उन सारे टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरे वीडियो पर बने रहिएगा और आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में सीयूईटी के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ताकि आप इसको समझ सकें और अपने आप को और बेटर तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखिएगा। कहता है कि 10 मई 1857 की दोपहर बाद डैश छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरठ की छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था 10 मई 1857। अगर आपको पूछ ले कि किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1857 के विद्रोह की शुरुआत थी, जो मंगल पांडे के नेतृत्व में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसी रेजिमेंट के एक सिपाही थे मंगल पांडे, जो कि अंग्रेजी अधिकारियों के बीच में एक सिपाही का काम कर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विद्रोहियों द्वारा सबसे पहले किसे लूटा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्रोहियों द्वारा शस्त्रागार को सबसे पहले लूटा गया, यहाँ यानी कि जहाँ पे औजार रखे हुए थे, शस्त्र रखे हुए थे, मिसाइल्स, बंदूक, उसको लूट लिया गया। क्योंकि विद्रोह करना है ना, तो विद्रोह तब कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ अपना औजार हथियार होगा तब। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि फिरंगी डैश भाषा का शब्द है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फिरंगी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते हैं। तो इनमें से कोई नहीं थे। इनका नाम जो था वो बहादुर शाह जफर था, आपको याद रखना है। अंतिम मुगल बादशाह थे, इनमें से कोई नहीं थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब का संबंध है। पेशवा बाजीराव द्वितीय, इनके उत्तराधिकारी कौन थे? तो नाना साहेब। तो आपको बताना है कि इनका संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है इनका संबंध कानपुर से। ऑप्शन नंबर बी कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि आपको मिलान करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच होगा, ये आपको सही बताना पड़ता है। तो ए का क्या हो जाएगा देखिए, नाना साहेब। तो ए का नाना साहेब अभी मैंने आपको बताया कि कानपुर हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरा दूसरा कुंवर सिंह, तो आपको पता होना चाहिए वीर कुंवर सिंह बिहार के थे। आरा बिहार इनका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो है, तीसरा सी, तो सी देखिए वाजिद अली शाह, आपको पता होगा वाजिद अली शाह का संबंध अवध से, यानी कि 4 हो जाएगा। और चौथा डी, ऑप्शन नंबर डी किसका, बिजरिस कद्र का जो संबंध है वो लखनऊ से है। तो आपको आसानी से समझ में आ गया। अगर ऑर्डर पूछ लिया जाए तो 2, 1, 4 और 3 हो जाएगा। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 कहता है कि आरा वर्तमान में किस राज्य में है? तो आरा भाई बिहार में बा। कहाँ पे है? बिहार में है। सॉरी, मैं बाय मिस्टेक बंगाल लग गया। तो ये क्या हो जाएगा? बिहार में है। आरा जिला घर बा, कौन चीज़ के डर बा हो? तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1858 के अंत में जब विद्रोह विफल हो गया, तो नाना साहेब डैश चले गए थे। तो कहाँ चले गए थे भाई? नेपाल चले गए थे नाना साहेब। क्योंकि उनको अनसिक्योर फील होने लगा इंडिया में, और पता था कि अंग्रेज उन्हें बार-बार खोज रहे थे, ढूँढ रहे थे, और मिल भी जाते तो क्या होता? उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता, किसी न किसी एलिगेशन में फँसा दिया जाता। तो उससे अच्छा था वो कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शाह आलम ने डैश की बड़ौत परगना के गाँव के लोगों को संगठित किया था। तो शाह आलम ने कहाँ के गाँव के लोगों को संगठित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के। कौन से परगना के? तो बड़ौत परगना, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार डैश ने इलाके के कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। तो सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार थे जिन्होंने कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गोनू। आपको पता होना चाहिए गोनू इज द राइट आंसर। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्रोही सैनिकों का जत्था
दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा? तो विद्रोही सैनिकों का जो जत्था था वो दिल्ली के लाल किले पर कब पहुंचा था? तो 11 मई को पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी 11 मई आपको याद रखना है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध के कौन से नवाब ने अंग्रेजों के कुशासन पर आरोप लगाकर पद से बेदखल कर दिया था? तो अवध के कौन से नवाब को अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर बेदखल कर दिया था? तो अंग्रेज क्या करते थे, जब कोई राजा ना उनके उनसे विद्रोह करता था, उनकी बातों को नहीं मानता था, तो उन पे फ्रॉड एलिगेशंस लगाए जाते थे। तो कौन से ऐसे अवध के नवाब थे जिनके साथ ऐसा किया गया था अंग्रेजों के द्वारा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डी यानी कि वाजिद अली शाह इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। कहाँ से किया था? तो अवध से किया था। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चर्बी वाली कारतूस। 2 तरह के कारतूस थे, जिसमें एक में गाय की चर्बी का उपयोग किया जाता था, दूसरे में सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। और इन कारतूस को बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया था ताकि इनका नॉब जो होता था, ऊपर का मुँह का नॉब, उसको दाँत से खींच कर निकालना पड़ता था। और जैसा कि आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को देवी के समान पूजा जाता है और मुस्लिम लोग सूअर को हराम मानते हैं। तो दोनों मिलकर एक साथ विद्रोह किए थे। ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात थी इसलिए। तो चर्बी वाला कारतूस जो था, वो तात्कालिक कारण था 1857 की क्रांति का। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रांत को बंगाल आर्मी की पौधाशाला कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधाशाला जो है वो अवध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और नवाब सिराज उद उल्लाह के बीच में हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और नवाब हार जाते हैं, क्योंकि नवाब का जो सेनापति रहता है ना, जिसका नाम रहता है मीर जाफर, वो नवाब के साथ गद्दारी कर देता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज को सुधारने के लिए कौन-सी नीतियाँ लागू की? तो कौन-सी नीति लागू की थी भाई? बेंटिक के नेतृत्व में भारतीय समाज को सुधारने के लिए तो सारी नीतियाँ लागू की थी। पश्चिमी शिक्षा की नीति, पश्चिमी विचार की नीति और पश्चिमी संस्थान की नीति। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहता है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध लगाया गया? तो सती प्रथा का प्रतिबंध जो है वो 1929 में लगाया गया था। हालाँकि 1829 में लगाया, 1828 में इस पर प्रयास किया था किसने? राजा राममोहन राय ने। चलिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को हम लोग रेजिडेंट कहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी रेजिडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 1851 में किस गवर्नर जनरल ने अवध रियासत के बारे में कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमसे ही मुंह में आकर गिरेगा? मतलब ये ऐसा फल है जो ऊपर की ओर उछाला गया है और ये एक दिन हमारे ही मुँह पे आके गिरेगा। किसके बारे में कहा गया था? अवध रियासत के बारे में कहा था। किस गवर्नर जनरल ने कहा था? ये आपको बताना, तो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौज़ी ने कहा था। डलहौज़ी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवध में स सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो अवध में सहायक संधि जो है वो थोपी गई थी 1801 में। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी 1801 इसका सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार-बार रिपीट किए जाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1856। 1856 आपको याद रखना है, एक मुश्त बंदोबस्त। 1853 पहली रेलगाड़ी। चलिए, आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेज शासन ने 1857 दिसंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए कितने रुपए खर्च किए थे? भाई 1857 में क्या हुआ था देखिए, दिसंबर का महीना था, ठंड का रात था, ठीक है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है बरेली, अभी हालाँकि ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। वहाँ के हिंदुओं को भड़काया था मुसलमानों के अगेंस्ट में, ठीक है? तो उसके लिए उन्होंने पैसे खर्च किए थे। तो कितने पैसे खर्च कर दिए थे आपको पता होगा उस समय के हिसाब से, ठीक है? लगभग 50,000 रुपए खर्च कर दिए थे। हालाँकि 1857 में ये हेवी अमाउंट था। आज भी 50,000 कम नहीं होते हैं, तो सोचिए उस समय कितना अमाउंट होगा ये। तो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किनकी पंक्तियां हैं? ये तो पंक्तियां समर्पित है रानी लक्ष्मीबाई को, पर ये पंक्तियां जो है वो किनकी है आपको ये बताना है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनकी कवित्री हैं, बहुत अच्छी कविता लिखती हैं, इनकी कविताओं में बहुत रस भरा होता है। तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है जो कि रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में ताल्लुकदारों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंग्रेजों ने इनकी सेना भंग नहीं की। ताल्लुकदारों की सेना को अंग्रेजों ने भंग नहीं किया था। और आज का अंतिम प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का कहता है कि कहाँ के नवाब को यह कह के गद्दी से निष्कासित कर दिया गया था कि वो अच्छे से शासन नहीं चला रहे हैं। तो कहाँ के नवाब थे भाई? तो ये एलिगेशन दिया गया था अवध के नवाब को, और उनका नाम क्या था मैंने अभी आपको बताया है, उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे दूसरे चैप्टर को कवर करते हैं। चैप्टर का नाम भी इंपॉर्टेंट है और काम भी इंपॉर्टेंट है, औपनिवेशिक शहर यानी कि अंग्रेजों के समय की बात है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कहता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेट ऑफ वे ऑफ इंडिया 1911 में बनी थी, और गेट ऑफ वे ऑफ इंडिया 1911 में बनी थी, और आपको ये ध्यान में भी रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853। मैंने अभी आपको बताया रेलवे की शुरुआत हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये भी काम जो है वो 1911 में हुआ था। जॉर्ज पंचम और महारानी मरियम, ये दोनों का स्वागत किया गया था, वेलकम किया गया था। कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, आपको ये बताना है। और साथ में दिल्ली से कलकत्ता राजधानी स्थानांतरित हुई थी कब? 1911 में, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 आपको पता होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिससे कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होता है। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस बनते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए गए थे। ठीक है, तो औपनिवेशिक शहरों में जो 3 शहर शामिल किए गए थे वो कौन से थे? तो मद्रास था, कलकत्ता था और मुंबई था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन कहता है मद्रास, कलकत्ता तथा मुंबई, 3 शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये जो तीनों शहर थे ना, इन तीनों शहरों में एक सामान्य विशेषता थी कि तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण या बुनाई के गाँव थे। इसमें फिशिंग ज़्यादा होता था, यानी कि मछलियों का उत्पादन ज़्यादा होता था और बुनाई में लोग ज़्यादा लगे हुए थे। 7वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के राजा ने। ब्रिटेन के राजा ने दिया था, और सिग्नेचर जो था उसमें जो साइन किया था ना, वो वहाँ की महारानी ने किया था, जिसका नाम था एलिजाबेथ। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो मिर्जा गालिब के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, वह एक प्रसिद्ध शायर था, ये सही है। तो गालिब एक बहुत प्रसिद्ध शायर था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शाहजहानाबाद को बसाया था। तो शाहजहानाबाद को किसने बसाया था? ये आपको बताना। तो नाम से ही पता चल गया होगा कि शाहजहाँ ने बसाया था। ठीक है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1857, ये बाय मिस्टेक 1 लिखा गया। 1857 में कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो 1857 के विद्रोह के पहले कौन दिल्ली के कोतवाल थे? तो गंगाधर नेहरू जो थे वो दिल्ली के कोतवाल थे, आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेजों ने पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध कब हुआ? तो 1757 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया था वो था। तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जो है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था। तो भारत में दशकीय जनगणना जो है ऑप्शन सी 1881 के बाद शुरू हुई, और किसके शासनकाल में शुरू हुई आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था? तो ये आपको पता ही होगा कि 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही वह था, या धीमी नहीं होगा, धीमी होगा, इसे सुधार लीजिएगा। तो किस वर्ष के बाद शहरीकरण की रफ्तार जो है वो धीमी रही? तो 1800 के बाद, आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मद्रास का नाम बदलकर रखा गया। तो मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किया गया था।
17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होगा नवगांथिक शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंद बस्ती का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेजों की किलाबंद बस्ती थी उसका नाम था फोर्ट सेंट डेविड, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चौल इमारतें इस नगर की मुख्य विशेषता थी, यानी कि चारों में से कौन सा नगर था जिसकी विशेषता चौल या इमारतें, चौल से बनी इमारतें थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई। ये बार बार पूछा जाता है स्वेज नहर के रिगार्डिंग कि इसको भाई व्यापार के लिए स्वेज नहर को कब खोला गया था? तो कब खोला गया था? 1869 यानी कि 1869 में खोला गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा बंबई को सात द्वीपों का नगर कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि छोटे स्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंज कहा जाता है छोटे स्थाई बाजार को। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नगर का प्रधान अधिकारी कौन था? तो पुरपाल था, ऑप्शन नंबर ए पुरपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। और आज का आखिरी सवाल है 25 नंबर क्वेश्चन कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है उसका शैली जो है वो इंडो सार्सेनिक शैली है, याद रखिएगा इंडो सार्सेनिक शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये रहा आज का इंपॉर्टेंट क्लास। अब सीयूईटी के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता रहा हूँ कि सीयूईटी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। आपको पता होगा सीयूईटी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है। अब इसमें आपके पेपर के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आपने जिन पेपर का सिलेक्शन किया था सभी पेपर के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। कहीं-कहीं ये भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सेंटर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। आपने जहाँ सेंटर भरा था वहाँ सेंटर नहीं मिल रहा है, उसकी जगह कहीं और सेंटर मिल रहा है। कुछ-कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कि झारखंड का एक यूनिवर्सिटीज़ है जिसका नाम है एसकेएमयू, ठीक है? सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ये झारखंड के दुमका जिले में है। दुमका यानी कि झारखंड की उपराजधानी जो है वहाँ पे ये स्थित है, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। यहाँ के वीसी ने एक लेटर निकाल कर अथॉरिटी को समर्पित कर दिया है कि भाई अब जो एडमिशन है उसके लिए सीयूईटी मैंडेटरी नहीं है, यानी कि बच्चे अगर चाहें तो सीयूईटी एग्जाम दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यानी कि चांसलर पोर्टल से भी एडमिशन हो पाएगा। पर बात यह है कि क्या सर सीयूईटी एग्जाम दें या ना दें, ये आपके मन में बार बार घूम रहा होगा, दें या ना दें। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप एक्सपेंशन वेयर कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका कहीं सेंटर पड़ा, सामने सेंटर पड़ रहा है, तो एकदम 100% आपको सीयूईटी एग्ज़ाम दे देना है, पहली बात। अगर आपका सेंटर सामने पड़ रहा है, तो 100% आपको सीयूईटी एग्ज़ाम दे देना है। दूसरा बात, अगर सेंटर दूर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा है, तो सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं देंगे, फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर चूँकि आपने फॉर्म भरा है, आपने उस पे कुछ पैसे खर्च किए हैं, ठीक है? आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, आपका नाम आ रहा है, तो मेरी तरफ से यही कहना है कि अगर आपसे संभव है, सामने सेंटर मिल रहा है, तो पॉसिबली आप कोशिश कीजिए कि आप एग्ज़ाम को डन करके आएँ। अदरवाइज़ अगर आपका बहुत दूर दे रहा है, इंटर स्टेट सेंटर दे दे रहा है, उड़ीसा दे दे रहा है, महाराष्ट्र दे दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। चांसलर पोर्टल से भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो रहा है, वहाँ पे एडमिशन लेना है, ठीक है? नेक्स्ट बात ये है कि अगर आपके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर पोर्टल ओपन नहीं है एडमिशन के लिए, तो आपको ये गलती नहीं करना है कि सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं देंगे, क्योंकि ये केवल उन्हीं के लिए है जहाँ से ये अलाउ किया गया है कि भाई सीयूईटी मैंडेटरी नहीं है, नहीं देने से भी चलेगा। अगर आपके आसपास जिस यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है, पहले आप ये देखिए क्या वहाँ पे सीयूईटी मैंडेटरी किया गया है या नहीं? अगर किया गया है तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दें, चाहे आपका सेंटर कितना भी दूर क्यों ना हो, और नहीं तो आप आराम से फिर एडमिशन ले सकते हैं। आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जीके की, तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, आर्ट्स की, किसी डिपार्टमेंट की, साथ में हिंदी और इंग्लिश की, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आपको बताना है कि आपका सेंटर कहाँ मिला है, पहला बात। दूसरा, आपको जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर तो देने ही हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।